हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन दी जाए s इज इक्वल टू जीरो, ये s हम लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी को। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन को हमने s से डिनोट किया तो s1 का मतलब होता है x1 और y1 रख दीजिए x और y की जगह पर, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम s1 नाम देते हैं। ठीक है। उसी तरह से आपको t फाइंड आउट करने के बारे में बताया था, और ये टी फाइंड आउट करने का जो फार्मूला था इसके लिए आपको बताया था कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन, एक्स को रिप्लेस करना होगा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और वाई को रिप्लेस करना होगा वाई प्लस वाई वन बाई टू से। सर्कल की इक्वेशन में क्योंकि एक्स वाई प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये एक्स वाई वाला चेंज करने, जो एक्स वाई होगा इसको वैसे तो चेंज करना होता है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से। मगर ये जो एक्स वाई है वो सर्कल के केस में तो नहीं मिलता है, मगर एलिप्स पैराबोला या हाइपरबोला की हमें अगर जनरल इक्वेशन दी जाए तो उसके लिए आपको बताया था चाहे कोई भी इक्वेशन हो तो उन सब के लिए S1 और T ढूंढने का यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेथड रहता है। अब इस S1 और T का और भी कुछ यूज है, और भी कई यूज है इसके। और ये जो चार प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चार प्रॉपर्टीज सिर्फ सर्कल के ही लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टीज एलिप्स में भी हैं, हाइपरबोला और पैराबोला, इन चारों में एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सर्कल, इन चारों के लिए ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या है प्रॉपर्टीज, देखिए वन बाय वन। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो ये कहती है कि अगर हमें सर्कल के ऊपर पॉइंट दे रखा है, या इलिप्स या पैराबोला हाइपरबोला भी हो सकता है, उसके ऊपर अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और s इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ये सारों चारों के केस में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला अगर किसी की भी इक्वेशन हमें दे रखी है s इज इक्वल टू जीरो से, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन जो होगी वो हमेशा t इज इक्वल टू जीरो से फाइंड आउट की जाएगी। इट इज नॉट ओनली फॉर सर्कल, ये इलिप्स में भी एप्लीकेबल है, पैराबोला में भी और हाइपरबोला में भी। मगर ये पॉइंट जो है वो उन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो भी दिया उनके ऊपर लाई करना चाहिए, मीन टू से उनकी बाउंड्री, उनकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करना चाहिए। इसके लिए हमने एग्जांपल भी किए थे। चलिए एक और एग्जांपल मान लो मैं ले लूं। सर्कल की इक्वेशन लिखी है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर सर्कल के ऊपर हमें कहीं पॉइंट दे दिया जाए -2, 1, और मुझे कहा जाए इस पॉइंट -2, 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आप चेक कर सकते हैं ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इसके सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये 5 जो है इसे आप पहले लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, इस तरह से -5 लिखेंगे, तो ये है हमारे पास s इज इक्वल टू जीरो। s का मतलब है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5। अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो फार्मूला है हमारा t इज इक्वल टू जीरो। टी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है एक्स स्क्र को बदलोगे एक्स एक्स वन से, और वाई स्क्र की वैल्यू होगी वाई वाई वन, और ये हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो x1 का मीनिंग यहाँ पर है -2, तो -2x, y की वैल्यू है 1। तो लीजिए ये है हमारा टेंजेंट इस पॉइंट 2, -1 पे। माइनस कॉमन निकाल के लिखना चाहे तो इसको लिख सकता हूं मैं 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। और ये सिर्फ सर्कल के लिए ही नहीं है, मान लो मैं पैराबोला ले लेता हूँ, वाई स्क्र इज इक्वल टू 6x। ये एक पैराबोला है हमारा, ठीक है। अगर हमें इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट की इक्वेशन हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर पॉइंट लेता हूँ सर, इसके ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 2 ली है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दो वैल्यूज आएंगी वैसे तो y की। अगर मैं x को 12 यहाँ पे 2 रखता हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू √12 या 2√3 लिख सकता हूँ। अगर इस पॉइंट को चेक करें तो ये वाला पॉइंट भी इस पैराबोला के ऊपर है, 2, 2√3। चेक कर सकते हैं ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन भी वही होगी, t इज इक्वल टू जीरो। फाइंड आउट करने के लिए देखिए s इज इक्वल टू जीरो का मतलब वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, सॉरी पैराबोला की इक्वेशन। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फार्मूला है हमारा t इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से,
x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे मैं x1 और y1 की वैल्यू रखूं, देखो x1 और y1 का मतलब होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू है 2√3, तो यह आ जाएगा 2√3y। यहाँ पर इसको 2 को इससे कैंसिल कर देता हूं तो -3 x प्लस x1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा कुछ थोड़ा बहुत, तो ये जो आपको इक्वेशन मिलेगी ये इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, अगर उनकी इक्वेशन हमें पता है और उनके ऊपर जो पॉइंट दिया उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू 0। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, वो भी सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो चाहे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कोई भी हो, उस पॉइंट P से सर्कल है तो सर्कल, एलिप्स है तो एलिप्स, पैराबोला है तो पैराबोला, हम उस पॉइंट के ऊपर बाहर किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, तो जैसे पैराबोला होगा तो भी, इलिप्स होगा तो भी, ये हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं P एंड PB दो। इलिप्स के केस में भी हो सकते हैं, हाइपरबोला के केस में भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अगर यहाँ पॉइंट P लाई कर रहा है तो ये जैसे PA है, और इसी तरह से ये है, मान लेते हैं पॉइंट P से PB। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, अगर इनके बाहर है पॉइंट P और उस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो उन दोनों टेंजेंट की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए भी फार्मूला है S(S1) इज इक्वल टू t²। मगर ये जो फॉर्मूला है इससे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब है कि ये जो P और PB की इक्वेशन मिलेगी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में मिलेगी। इसको हम यूज भी करेंगे अभी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। इसी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मैंने इसको इसी के अंदर ही लिख दिया है। देखिए अगर पॉइंट P से हमने ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, किसी इलिप्स पे, पैराबोला पे, हाइपरबोला है या सर्कल है, कुछ भी है, ये सर टेंजेंट इस सर्कल को, पैराबोला को, इलिप्स को जहां पे भी टच करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर दें, तो ये जो ए बी हमारे पास कोड हमें मिलती है, इस कोड को हम नाम देते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो कोड होती है ए बी, इसे कहा जाता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करने का भी हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का मेथड है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करने का मेथड है। टी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर पॉइंट पी सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा था, यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट पी सरकमफ्रेंस पे लाई करता है तो टी इज इक्वल टू 0 हमें जो मिलती है सॉल्व करके, वो टेंजेंट की इक्वेशन आती है उस पॉइंट पे। बट अगर पॉइंट पी बाहर लाई करेगा तो टी इज इक्वल टू 0 से जो हमें इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन मिलेगी उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, उन दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो भी दिया हुआ है उसके साथ, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कोड होगी, उसके लिए फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका देखें, अगर यूज करना चाहे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो सर्कल है हमारे पास, x² प्लस y² -6 या माइनस, चलो -6 ले ले, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0। ये अगर सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। और सर्कल के बाहर अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे कहीं भी 2,3, ये पॉइंट P जो है चेक कर सकते हैं सर्कल के बाहर है। कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट P के लिए आप S1 फाइंड आउट कीजिए। सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पे x1 y1 रखिए, तो 4 + 9 - 6 विच इज इक्वल टू 13 - 7, सॉरी 13 - 6 7, ये पॉजिटिव आ रहा है। S1 पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर S1 नेगेटिव आता है तो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है। अब इस पॉइंट से अगर मैंने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्कल के ऊपर, ये PA और ये PB, ये दोनों टेंजेंट की अगर मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, देखिए इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का वैसे तो हमने एक और मेथड भी किया हुआ है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उस केस में हमने क्या किया था, इसकी स्लोप m मान ली थी। स्लोप अगर हम m माने, सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0,
इस TA की इक्वेशन लिख के अगर हम इसका सेंटर से डिस्टेंस लें तो वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, और रेडियस है √6। तो CA या CB इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू √6 के इक्वल है। इसकी हेल्प से हमने क्या किया था, याद होगा, PA इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से। फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए सेंटर से डिस्टेंस लिया था, उसे रेडियस के इक्वल रखा था, जिससे सॉल्व करके हमें दो वैल्यूज मिली थी m की। वो जो दो वैल्यूज m की हमें मिली थी वो m1 और m2 इन दोनों की p और pb की स्लोप आई थी, जिससे हमें p और pb की इक्वेशन मिल गई थी। मगर उस केस में हमें दोनों की तो देखो स्लोप अलग अलग मिली थी, तो इक्वेशन भी अलग अलग मिल गई थी। मगर यहाँ पर जो हम मेथड की बात कर रहे हैं, जो भी आपको बताया यहाँ पे, अगर हमें पॉइंट बाहर दिया है तो आपको अलग अलग स्लोप ढूंढ के पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारा S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर आपको P और PB की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो देखिए S है हमारे पास, S1 भी ढूंढ लिया, और T ढूंढना पड़ेगा बस। T ढूंढने के लिए देखो जो पॉइंट है हमारे पास 2,3, इसके लिए सर्कल की इक्वेशन में T ढूंढने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर की जगह x x1 रख दो, वाई स्क्वायर की जगह y y1 रख देते हैं, और इसमें x y नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होते तो x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2 रख देते। तो अगर नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। ये हमारे पास टेंजेंट की सॉरी t इज इक्वल टू 0 जो है वो आ जाएगा 2x। अगर सिर्फ t लिखना है तो सिर्फ t लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 6, ये है t। अब अगर हमें बोला जाए कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ PA एंड PB, ये दोनों टेंजेंट की जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसके लिए मेथड आपको बताया S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6, और S1 का वैल्यू है 7, और T का मतलब है 2x प्लस 3y माइनस 6। ये T था, ऊपर स्क्वायर कर देते। तो स्क्वायर खोलने के बाद देखिए पहले मैं लेफ्ट साइड लिखूं तो ये 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 42, ये हमें मिलेगा। और राइट साइड में स्क्वायर खोल के देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36 ये मिलेगा, प्लस के 12xy मिलेंगे हमें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे c का वैल्यू है -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 24x और माइनस के 36y। अगर इन सबको एक साइड करके लिखना चाहें तो देखिए हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस उधर जाके माइनस होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 24x प्लस 36y, और ये 36 लेफ्ट साइड में जाके माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 78 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है, कंबाइंड इक्वेशन मिल रही है P और PB दोनों की। ये जो इक्वेशन है देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c टाइप की। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन ढूंढनी है तो इस मेथड का यूज करना है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन अलग अलग चाहिए तो या तो पहले इस तरह से कंबाइंड इक्वेशन ढूंढो, फिर वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको मेथड बताया था उससे इसको सेपरेट करो। बट अगर आप पहले ही सेपरेट इक्वेशन चाहते हो तो उसके लिए आपको मेथड में पुराना पहले बता चुका हूँ। उस केस में आप PS की स्लोप मान के m, PA की इक्वेशन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख के और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और m की वैल्यू फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका, अगर कोई भी लाइन सर्कल को टच करेगी तो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका वो रेडियस के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास पी और पीबी की कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड था। इसी तरह से देखिए आपको बताया अगर हमने सर्कल पे ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ किए पी और पीबी, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं कोड ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट अगर बाहर लाई करेगा तो कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हमारे पास t इज इक्वल टू 0। टी देखिए हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रखा है 2x प्लस 3y माइनस 6, ये हमारा t है।
तो इसका मतलब इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 3y - 6 = 0। तो देखिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हम t = 0 से लिखेंगे अगर पॉइंट p बाहर लाई करेगा। अगर पॉइंट p सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा तो t = 0 से जो इक्वेशन आएगी वो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी, और ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और ये जो मेथड है सर्कल के लिए भी सेम है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पे भी आप यही सेम मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने 4 प्रॉपर्टीज बोली थी। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि पॉइंट पी अगर सर्कल के ऊपर लाई करे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन t = 0, सिर्फ सर्कल ही नहीं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला चारों के केस में था। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला होगा s(s1) = t²। थर्ड प्रॉपर्टी जो थी वो मैंने इसी के अंदर ही लिख दी थी कि अगर पॉइंट बाहर लाई करता है और उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करते हैं उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कोड होती है उस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन का फार्मूला होता है t = 0। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी। इसको मैंने यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, चलो 3 लिख रखा है क्योंकि मैंने सेकंड के अंदर ही दो प्रॉपर्टी लिख दी थी। तो अगर हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 माने तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमें किसी भी सर्कल, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला की कोड का मिड पॉइंट दे रखा हो x1 y1, अगर p जो पॉइंट है हमारा x1 y1 वो इस कोड का मिड पॉइंट है x1 y1, और अगर हमें इस कोड की इक्वेशन लिखनी है ए बी की तो इस कोड की इक्वेशन को लिखने का फॉर्मूला है t = s1। t का मतलब भी पता है आपको, सर्कल की इक्वेशन s1 और सॉरी s = 0 होती है सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स है तो एलिप्स की, हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की इक्वेशन। t और s1 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको बता चुका हूँ। तो t = s1 ये हमारे पास कोड का जो है फाइंड आउट करने का इक्वेशन का ये मेथड है, और ये मेथड इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब में लगेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए इसके प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0 ये हमें सर्कल दिया हुआ है, और क्या रखा है कि इसकी कोड का जो मिड पॉइंट है वो है p। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, और कोड ए बी मान लेता हूं, ये ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास है ए बी। अगर कोड का मिड पॉइंट हमने माना है ये p है हमारा x1 y1 यानी कि -1 और 2, तो मुझे अगर इस ए बी की इक्वेशन लिखनी है तो फार्मूला होगा t = s1। s हमारे पास ये रहा, देखो ये होता है s, जो भी इक्वेशन सर्कल की, एलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की देखिए वो s। और अगर हम इसमें से फाइंड आउट करें s1 का मतलब होगा सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो भी इक्वेशन है उसके अंदर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 रख देना। तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 4 - 12 - 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है देखिए, ये 9 प्लस का और माइनस के 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। देखिए S1 नेगेटिव आ रहा है और ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये पॉइंट P सर्कल के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो ये पॉइंट P सर्कल की कोड का मिड पॉइंट है, S1 हमें मिल गया। अब चाहिए हमें T। T को ढूंढने का तरीका आपको बताया हुआ है, x² की जगह x1 रखना है, y² की जगह पर y1 रखना है। ये हमारे पास, ये मैं चलिए सीधा ही कर, और ये -4x की जगह पर रखना है x + x1/2, y की जगह पर रखना है y + y1/2, और c एज इट इज। तो ये होगा t। तो यहाँ पे t का मतलब आ जाएगा x(x1) विच इज -x, y(y1) का मीन 2y, x1 की वैल्यू हमारी -1 थी, इसको 2 से मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ तो -2x + x1 का मतलब x -1 एंड -3 आ जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल होने के बाद तो 3y + y1 की वैल्यू है +2 -3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है। इसको इक्वेशन को मैं थोड़ा हटा के यहाँ से एक बार उधर लिख देता हूँ राइट हैंड साइड में। ये था t = s1।
तो देखिए टी जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है -3x -y प्लस के 2y और माइनस के 3y यहां से मिलेंगे। आफ्टर दैट +2 तो यहां से मिलेगा हमें, और उसके बाद माइनस के मिलेंगे 6 और -3, यानी माइनस का 9 और प्लस का 2 -7, ये हमें मिला टी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब माइनस कॉमन निकाल के हटा दें उधर जीरो समझ के, यहाँ पे कोई इज इक्वल टू जीरो नहीं है। टी का मतलब बस उस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह x1, y की जगह y1, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस करके जो भी x और y में रिलेशन आता है वो हमारा टी होता है। टी इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है। टी इज इक्वल टू जीरो तो अगर पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है तो टेंजेंट की इक्वेशन, अगर बाहर है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। टी का मतलब बस ये रिलेशन होता है। अब अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी की, तो आपको फार्मूला बताया था टी इज इक्वल टू S1। यहाँ पे टी का मीनिंग है -3x -y -7, और S1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो थी -x। तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहे तो 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हमें मिलेगी इस कोड ए बी की इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें एक बात और बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मैं सभी में यूज कर सकता हूँ, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, चारों में। बट सर्कल के केस में अगर मुझे इस ए बी की इक्वेशन ढूंढनी होती तो हमारे पास एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है, देखिए सर्कल की इक्वेशन से मुझे सर्कल का सेंटर मिल रहा है 2,3, ये सेंटर है सर्कल का। अब अगर मैं ये t इक्वल टू S1 का यूज नहीं करना चाहता तो भी कोई समस्या नहीं है। देखिए इस पॉइंट C को अगर मैं ज्वाइन कर दूं A के T के साथ, सर्कल के केस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें तो वो हमेशा कोड के साथ परपेंडिकुलर होता है। अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो उसको हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें देखें यहां से स्लोप पता है, स्लोप ऑफ सीपी। सीपी की स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हो, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो ये आ रही है देखिए 3 - 2 है ऊपर, 3y यहाँ पे 3 - 2 और 2 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया। तो ये वैल्यू देखिए आ रही है 1/3। ये 1/3 है, ये है स्लोप ऑफ सीपी। अब ए बी क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम लिखना चाहें तो वो आ जाएगी -3। क्लियर। अब अगर मैं ए बी की इक्वेशन लिखना चाहूं तो देखिए मैं 1 पॉइंट स्लो फॉर्म से भी ए बी की इक्वेशन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ ए बी सेकेंड मेथड से। तो ये होगी हमारी y माइनस y1, दैट इज इस कोड के ऊपर जो पॉइंट है हमारा -1,2 वो हमारा x1 y1 है। तो y -2 इज इक्वल टू -3, ये स्लोप होगी। x माइनस x1 हमने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यहाँ पे यूज किया है, और इसको एक तरफ करके लिखेंगे तो देखिए 3x प्लस वाई, और ये हमारे पास +1 इज इक्वल टू 0, वही सेम आंसर आ रहा है जो यहाँ पर आया। सर्कल के केस में आप t इज इक्वल टू S1 का यूज करो या ये जो सेकंड मेथड आपको बताया इसका यूज करो। मगर ये जो दोनों मेथड आपको बताए सर्कल के लिए तो दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई समस्या नहीं है। मगर पैराबोला में, इलिप्स में या हाइपरबोला में अगर हम ये बात करना चाहें तो एप्लीकेबल नहीं होती है। मीन टू से अगर मैं यहाँ पे एक तो इलिप्स की इक्वेशन में ले रहा हूँ, चलिए एक एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इलिप्स की इक्वेशन है। अगर हमें इलिप्स के ये कोड ले लेता हूं मैं एक ए बी, मान लेता हूं कि ये इलिप्स की कोड है, ठीक है, ए बी, और इसका मिड पॉइंट है पी। चलिए इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मैं 1,1। ये अगर मैंने इस पॉइंट के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लिए 1,1, अगर ये 1,1 इस कोड का मिड पॉइंट है और मुझे कहा जाए इस कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो अगर सर्कल वाले मेथड से, जैसे सर्कल में हमने देखा कि सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें कोड से, कोड के मिड पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर होता है। मगर इलिप्स के केस में देखिए ऐसा नहीं है, ये सेंटर है इलिप्स का 0,0, और पी पॉइंट जो कोड का मिड पॉइंट है देखिए इसको मिलाने से ये जो सीपी है हमारा वो ए बी पे परपेंडिकुलर नहीं है।
तो ए बी की स्लोप में सीपी की स्लोप से अब नहीं लिख सकता, वो उस केस में लिख सकता था अगर ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता। मगर इस केस में भी अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है ए बी की, अगर उसका कोड का मिड पॉइंट दिया हुआ है तो फार्मूला वही रहेगा, t इज इक्वल टू S1। टी का मतलब भाई सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), y की जगह y(y1) और सी एज इट इज। एक्स और वाई नहीं है, अगर होते तो उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस x1/2, वाई प्लस y1/2 से। टी का मतलब सर्कल की या इलिप्स की या हाइपरबोला की जिसकी भी इक्वेशन हो उसमें एक्स और वाई की जगह x1 और y1 रखना है। y1 स्क्वायर अपॉन 4 -1। तो ये t इज इक्वल टू S1 अप्लाई करें तो ये -1 से, तो चलिए -1 कैंसिल कर देते हैं, x1 और y1 क्योंकि 1 and 1 है तो x/9 प्लस y/4 ये मिलेगा हमें, और इज इक्वल टू में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1/9 प्लस 1/4। तो इसको एलसीएम लेके अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस 9y, 36 एलसीएम दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो इज इक्वल टू 13 ये मिलेगा। तो ये देखिए ये है हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ये मिड पॉइंट अगर हमें दे रखा हो कोड का तो उसके कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू S1। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा हमारा। तो इस तरह से हम, ये चार चीजें हैं जो सब में कॉमन है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल में। अगर पॉइंट सरकमफ्रेंस पे दिया है तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फार्मूला है t इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने इक्वेशन लिखी हुई है, पॉइंट बाहर है तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हमारे पास कोड का मिड पॉइंट गिवन है x1 y1 तो कोड का फॉर्मूला है, कोड की इक्वेशन का फॉर्मूला t इज इक्वल टू S1। तो ये चारों में एप्लीकेबल है हमारा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं और ले रहा हूँ। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो लाइन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये सर्कल को कट कर रही है दो पॉइंट्स ए और बी पे। ठीक है, ये देखिए ये सर्कल है मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये एक कोड है जो इस सर्कल को इस तरह से दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए और बी पे। उसके बाद कहा गया है कि इस पॉइंट ए और बी पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, देखिए ये पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया और इसी तरह से ये ड्रॉ किया है पॉइंट ए पे टेंजेंट, और ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी के ऊपर। और हमें कहा गया है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर लंबे रास्ते जाना है तो एक तरीका ये है हमारे पास कि पहले इस लाइन जिसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, या -6 लिखना चाहो तो -6 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का और सर्कल की भी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। आप इस लाइन का और इस सर्कल का पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे ए और बी, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट और ए बी के ढूंढे, सॉल्व करें इस लाइन की इक्वेशन को और इस सर्कल की इक्वेशन को। सॉल्व करने का तरीका होगा इस सर्कल की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल के या वाई की वैल्यू निकाल के से सर्कल की इक्वेशन में रख दो, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक्स में या वाई में जिसमें आप बनाना चाहोगे, उसे सॉल्व करके आप ए और बी के कोऑर्डिनेट ढूंढोगे। फिर अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे फिर ए और बी पे टेंजेंट्स की हम अलग अलग इक्वेशन ढूंढेंगे, पॉइंट सर्कल के ऊपर पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 0, दो जगह पे लगाना पड़ेगा, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग से। तो हमें पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी, फिर हम पी और पी बी दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं। ये एक मेथड है जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, हो जाएगा इससे 100% मगर लेंथी होगा। अब इसको कर आसान तरीके से करना है तो ध्यान से देखिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढने, तो मैं मान लेता हूं एक बार पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो मुझे x1 y1 ढूंढना है। अब पहले हम क्या कर रहे थे, ए बी से सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे थे, फिर ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करके पॉइंट पी ढूंढने जा रहे थे। हम अब इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन से सोचे। मान लें कि हमारे पास एक पॉइंट था पी x1 y1 सर्कल के बाहर, उस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्कल पे।
उस पॉइंट से हमने जो दो टेंजेंट ड्रॉ किया वो सर्कल को टच करते हैं पॉइंट ए और बी पे। तो इसका मतलब ये जो ए बी है हमारा, ये होना चाहिए हमारा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि इसका फॉर्मूला है, इसकी इक्वेशन ढूंढने का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो हम इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन ढूंढ सकते हैं t इज इक्वल टू 0 से। ये प्रॉपर्टी अभी आपको बताई मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करूं तो इस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 16 के लिए और पॉइंट P x1 y1 के लिए, तो आ जाएगा x x1 प्लस y y1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमें इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिल गई, मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी हमें मिल गई है। बट हमें ए बी की इक्वेशन पहले से ही दे रखी है 2x प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी है। अब देखिए एक ही लाइन की अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हो तो हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल होता है। देखिए अगर एक ही लाइन की दो इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है, और इसी लाइन की अगर दूसरी इक्वेशन मुझे मिल जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a1 और a2 इक्वल होंगे, b1 और b2 इक्वल होंगे और c1 और c2 इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। मैं लिखूं 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, चेक कीजिए, सॉरी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये भी यही लाइन है, क्योंकि सिर्फ मैंने क्या किया है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। ये भी इसी लाइन की इक्वेशन है। मैं लिखना चाहूँ 6x माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये भी इसी लाइन की इक्वेशन है। देखो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है बस। तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन की अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो उनमें जो कोफिशिएंट है वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे, a1 a2 के इक्वल होगा, b1 b2 के, c1 c2 के, नहीं। अगर एक ही लाइन की दो इक्वेशन आपको दे रखी है तो ये रिलेशन आप कोफिशिएंट में लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन से उसी की दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उस लाइन की इक्वेशन को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड आया, 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे सेकंड वाला मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी हजारों इक्वेशन लिख सकता हूँ, मगर उन सभी इक्वेशन में जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का जो रेशो होगा वो सेम रहेगा, वो उस नंबर के अकॉर्डिंग होगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। तो अगर दो लाइन की इक्वेशन हमें सॉरी एक लाइन की दो इक्वेशन दे रखी हैं तो ये उनमें रिलेशन होता है, कोफिशिएंट्स में रिलेशन होता है एक्स वाई के और कांस्टेंट टर्म के। अब अगर इसका यूज हम यहाँ पे करें, देखिए ये दोनों इक्वेशन जो हमें दे रखी हैं ये एक ही लाइन की है। अगर ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो ले, तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x1 और सेकंड इक्वेशन में है 2 इज इक्वल टू सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो है y1, सेकंड वाले में है -3। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म का रेशो ले तो -16 एंड -6, तो इसको कैंसिल आउट करके ये देखिए लिख सकते हैं हम 8/3। तो अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो x1 की वैल्यू ढूंढनी है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके फर्स्ट और लास्ट को लेके देखिए x1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 16/3, और सिमिलरली अगर y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये देखिए ये आ रही है -8। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 16/3 एंड -8। इस तरह से हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए बिना भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और बी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये हमारा मेथड है अगर हमें कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का यूज करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना हो।